हेलो बच्चों। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। बेटे आज यहाँ पर जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटे यहाँ पर बात आ रही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सबसे सिंपल सी बात है बेटे। जैसे आप सभी लोग बच्चे अकाउंट्स पढ़े हुए बच्चे हैं, आप जानते हैं कि जब कोई इंडस्ट्री मार्केट में बिजनेस करती है तो बेटा बिजनेस करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बिजनेस में लगाने के लिए पैसा चाहिए। तो बेटा आप इस बात को जानते हो कि कोई भी इंडस्ट्री जब मार्केट में बिजनेस करती है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए बेटा। हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, डाबर इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस कंपनी की बात कर लीजिए। जो कंपनी बेटा आपको पसंद हो उसकी बात कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई भी कंपनी मार्केट में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगी तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो नॉर्मली बेटा पैसे कहाँ से अरेंज किए जाते हैं, देखो जरा। जैसे आप जानते हैं बेटे, कंपनी क्या करेगी, या तो मेरे बच्चे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करेगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। सपोज करिए रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं 40 लैक्स के, 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इन्होंने बेटा मार्केट में 12% प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली जैसे आप जानते हैं इक्विटी शेयर को कंपनी का मालिक माना जाता है। इक्विटी शेयर इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे बाद में मिलता है। अभी हम यही सारी बातें करने वाले हैं बेटा। सपोज करिए मेरे बच्चे 30 लाख रुपीज के मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं। रिलायंस कंपनी ने 10% इंटरेस्ट के रेट पर बैंक लोन भी लिया हुआ है बेटा। बैंक लोन लिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं 20 लैक्स का। अब मैं बेटा यहां पर यह कह सकता हूं कि रिलायंस कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रही है और बेटे इन्होंने 90 लाख रुपीज का 90 लाख रुपए बाहर मार्केट से अरेंज करके अपनी कंपनी में लगाए हुए हैं। या यूं कह लो बेटा कि बाहर के लोगों ने रिलायंस कंपनी में 90 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, सपोज करिए बेटा हम लोग रिलायंस कंपनी हैं। जब हम लोगों ने बाहर के लोगों का पैसा अपनी कंपनी में लगाया हुआ है, उनका पैसा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यार बदले में उन्हें कुछ दोगे नहीं? कॉमन सी बात है यार, बदले में देना पड़ेगा। इन रिटर्न समथिंग, बदले में कुछ वापस करना पड़ेगा। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को जो बदले में रिटर्न दिया जाता है उसका नाम क्या होता है बेटा? डिविडेंट। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं। मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूं बेटे। सपोज करिए मैंने यहां पर चलो एक प्रॉपर ही एग्जांपल ले लेता हूं कि यहां पर मान लीजिए बेटा कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए का डिविडेंट बांट दिया। कंपनी ने 1 साल तक बिजनेस किया, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। अरे प्रॉफिट किसके पैसे से अर्न किया? बाहर के लोगों के पैसे से अर्न किया। तो बदले में उन्हें हमें कुछ शेयर देना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न देना पड़ेगा। तो बेटा मैंने 2 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया। अब मेरे बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 30 लाख रुपीज हमारी कंपनी में लगा हुआ है और प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी पहले से डिसाइडेड होती है। क्या लिखा है? 12% वाले प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है? हमारी कंपनी रिलायंस कंपनी 12% डिविडेंट देगी। 12% अपनी कंपनी के प्रॉफिट का नहीं, जो उन्होंने हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका 12%। तो 30 लाख रुपए लगाए हैं बेटा। मान लीजिए ये एक शेयर होल्डर है मिस्टर मोहन। मोहन ने हमारी कंपनी में 12% के रेट पर इन्वेस्टमेंट की है। तो 30 लैक्स का 12% निकालोगे बेटा तो यानी कि
ये भी क्या कहलाएगा, मैं डिविडेंड दे रहा हूं, डिविडेंड दे रहा हूं 3,60,000 का, 3,60,000 का। बेटा सुनते रहे ना। बैंक लोन, मान लो बेटे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ, रिलायंस कंपनी ने 20 लाख रुपए का, जो 10% की रेट पे मिला हुआ है। तो बेटे 20 लाख रुपए का 10%, ये डिविडेंड थोड़ी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये बेटा 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बना। तो कुल मिलाकर के अब हमारी कंपनी रिलायंस कंपनी ने जिन लोगों का पैसा अपनी कंपनी में यूज किया हुआ है, उन्हें बदले में बेटा हम यहां पर जो है 7,60,000 की हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे बेटे 90 लाख रुपीज की हमने कैपिटल यूज की, यानी कि कंपनी जिस पैसे को बिजनेस में यूज करती है वो कैपिटल कहलाता है। और उस पैसे के ऊपर बदले में हमें उन लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा जिनका हम पैसा यूज कर रहे हैं। तो बेटे हमने कुछ डिविडेंड पे किया, हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया। तो ओवरऑल हमारी कंपनी ने 7,60,000 रुपीज की पेमेंट की। तो हमारी कंपनी के लिए तो बेटा ये कॉस्ट है, हाँ जिसको ये मिल रहा है उसके लिए इनकम है। तो यार उनसे हमें क्या मतलब, हम तो रिलायंस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 7,60,000 रुपए क्या कहलाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट ये तो मेरे बच्चे इन द टर्म ऑफ रुपीज में बात हो रही है, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। बेटा परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे कि मेरे बच्चे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मैंने 5% का डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस वालों को मैंने 12% का डिविडेंड दिया, बैंक लोन वालों को मैंने 10% का इंटरेस्ट दिया। तो ये जो परसेंटेज जो डिस्कस हो रहा है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज है। हम इस बात को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि रिलायंस कंपनी अपनी कैपिटल के बदले में कितनी कॉस्ट बियर कर रही है, कितना खर्चा झेल रही है। अगर मान लो बेटा आप में से किसी बच्चे ने ये कहा सर हम कॉस्ट का कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, हम इस बात के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं कि रिलायंस कंपनी अपनी कैपिटल के बदले में कितने % का खर्चा एज ए इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में कर रही है, हम सर ये क्यों जानना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बेटे हम इस बात को इसलिए जानना चाहते हैं कि जब कभी भी आप रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे कि चलो यार रिलायंस कंपनी में 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लेते हैं, तो बेटा किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की पोजीशन को जानना चाहोगे। आप इस बात को जानना चाहोगे कि ये कंपनी आज की डेट में कितने खर्चे बियर कर रही है। अगर बेटा कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कंपनी ने कहीं से महंगे महंगे लोन ले रखे हैं और कंपनी जो कुछ भी प्रॉफिट कमाती है ढेर सारा इंटरेस्ट पे किए चली जा रही है, तो सिंपल सी बात है बेटा कंपनी की सारी कमाई अर्निंग यार वो तो चली गई इंटरेस्ट पे करने में, डिविडेंड पे करने में। तो यार जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट बचेगा ही नहीं तो फिर कंपनी हमें कहाँ से देगी। तो कुल मिलाकर के हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाँ अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रोल में है, तो सिंपल सी बात है मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि भाई कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी जगह पर बहुत परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छी सेविंग्स कर रही है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी आगे बहुत सक्सेस गेन करेगी। जब बहुत सक्सेस गेन करेगी तो उसका बेनिफिट हमारे कंपनी के इन्वेस्टर को भी मिलेगा और हम उसी कंपनी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है यार हमें इस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर मुझे
ब्राइट नजर आता है, ब्राइट नजर आता है। तो मेरे प्यारे बेटे, टॉपिक चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन इसलिए किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखा जाए कि कंपनी की कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही है, मैं कैसी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। तो बेटा अभी बातें बहुत सारी डिस्कस करने वाला हूं, बात खत्म नहीं हो रही है। ये चैप्टर पूरे एफएम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो मेरे बेटे बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना, एक एक बात को समझना। चलिए बच्चे देखो, यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं आपके लिए, पहले इनको भी समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिया हुआ है इस बात को समझाने के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो हम और लोगों का पैसा अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल है, और उस कैपिटल के बदले में हमें उनको कुछ देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा, वो हमारे लिए कॉस्ट है, हमारे लिए एक्सपेंस है। देखो बेटा, पहले पॉइंट में यहाँ पर मैंने लिखा है, स्क्रीन पर देखिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म। एक फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाई इट्स इन्वेस्टर। हमारी रिलायंस कंपनी में मिस्टर मोहन ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर एग्जांपल। अब मिस्टर मोहन जो हमसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मुझे इतने % मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम, और जिसको देना पड़ेगा उसके लिए कॉस्ट है। जैसे बेटा इसी एग्जांपल को बेस बना लो जो नीचे मैंने लिखा है। सपोज करिए मिस्टर मोहन ने बेटा हमारी कंपनी में, ये लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन, ये मिस्टर मोहन एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में 12% वाले प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और 30 लाख रुपीस हमारी कंपनी को दे के चले गए हैं। अब मिस्टर मोहन अपने घर पर बैठ करके क्या सोचेंगे कि भाई मेरे पास 12% वाले शेयर हैं, ये मिनिमम 12% तो कंपनी देगी ही देगी। तो बेटा वो जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उनके लिए इनकम है, बट हमारी रिलायंस कंपनी के लिए क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा, हमारे लिए कॉस्ट है। बेटे दूसरे पॉइंट को देखो क्या लिखा, द कैपिटल यूज्ड बाय ए फर्म। फर्म का मतलब यहां पर बेटा कंपनी, कि कैपिटल यूज्ड बाय ए फर्म, एक कंपनी कैपिटल कहां से यूज करती है, किस रूप में यूज करती है। क्या लिखा बेटा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी शेयर के रूप में हो सकता है पैसा, प्रेफरेंस शेयर के रूप में हो सकता है, और बेटा ये डिवेंचर नहीं लिखा, डेट्स लिखा। डेट्स का मतलब लोन, यानी बैंक लोन भी हो सकता है और डिवेंचर भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। लेकिन बेटा जिन जिन लोगों का हमने पैसा लिया हुआ है और अपने बिजनेस में लगाया है वो हमारे लिए कैपिटल है, और उस कैपिटल के बदले में उन्हें हमें कुछ देना पड़ेगा, वही हमारी कैपिटल कहलाएगी। तो पूरा नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे लिखा बच्चे, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है, प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्या लिखा है, इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन इट। इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन हैं वो इसी बात पर बेस्ड होते हैं, यानी कि मेरे बेटे मार्केट की तमाम पब्लिक हमारी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले वो लोग हमारी कंपनी के प्रॉफिट को चेक करेंगे, हमारी कंपनी के खर्चों को चेक करके देखेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिलायंस कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा है, हमारे खर्चे ज़्यादा नहीं हैं, हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है,
तो बाहर के लोग इस बात का डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और बेटे अगर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर इस कंपनी की कॉस्ट, इस कंपनी के खर्चे ऐसे ही बढ़े रहे तो ये कंपनी तो 1-2 साल में बंद भी हो सकती है, इस कंपनी का फ्यूचर बेटर नहीं है, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत बड़ी बात है जिसको बेस बना करके लोग डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इसके बाद बेटा फिर लिखा है, इफ ए फर्म नॉट एबल टू अचीव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कोई कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अचीव नहीं कर पाती है, मतलब कहने के आपके खर्चे इतने बड़े हुए हैं कि आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं और खर्चे पे खर्चे हुए चले जा रहे हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, महंगे महंगे लोन ले रखे हैं आपने जिनका इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है बेटे फिर क्या होगा। लिख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू, बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर विल फॉल, तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। शेयर का प्राइस जो 100 रुपीज है, सपोज करिए वो 90 रुपीज आ जाएगा, 80 रुपीज आ जाएगा, 70 रुपीज आ जाएगा। कंपनी की मार्केट धीरे 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 गिरती जा रही है। तो बेटा जब मार्केट धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी, एक दिन तो ये भी आ सकता है कि बेटा कंपनी पूरी तरह से बंद भी हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसलिए मेरे बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करके रखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब मैंने बेटा यहां पर अपना पॉइंट आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब आपको यह बात समझ में आई कि सर जी आप मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहे हैं, एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो लो देखो यहां पर यह दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, ध्यान से सुनना। तो 40 लाख रुपए का 2 लाख रुपए के साथ रिलेशन क्रिएट किया जाए तो ये 5% बैठेगा। बेटा एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर का रेट पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं जो पहले आउटसाइडर लोगों को पेमेंट करने के बाद फिर कंपनी में अच्छा प्रॉफिट बचता है तो इन्हें डिविडेंड थोड़ा अच्छा दे दिया जाता है। अगर प्रॉफिट कम बचता है तो इन्हें फिर कम दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ये तो मालिक हैं, ऑनर हैं, ऑनर को सबसे बाद में मिलता है, सबसे पहले आउटसाइडर को मिलता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो बेटे, सपोज करिए बच्चे आपके घर पर कोई छोटी सी पार्टी वार्टी अरेंज की गई, किसी बच्चे का मान लीजिए जन्मदिन है फॉर एग्जांपल, घर में खूब अच्छी सब्जी बनाई गई, रायता, पूड़ी, कचौड़ी, सारी चीज़ें बनाई गई। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि घर के सभी लोग पहले आराम से बैठ जाएंगे और पहले फटाफट खाना चालू करेंगे कि यार बाहर वाले लोग आएंगे, पता नहीं रायता बचेगा या नहीं बचेगा तो चलो पहले ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहले बाहर वाले लोगों को बुलाते हो जिनको आपने दावत दी है, इनवाइट किया है, पहले आप उनको अच्छे से खिलाते हो। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद तभी तो अपने घर वाले लोगों का नंबर आता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा बचा है, मतलब रायता ज़्यादा बचा है, ज़्यादा खाएंगे, अरे 2 दिन तक रखे खाएंगे। और अगर कम बचा है तो कोई बात नहीं यार, कम खा लेंगे। नहीं बचा है, अरे कोई बात नहीं यार, फिर अगली साल खा लेंगे। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तब का तब देखा जाएगा। तो यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर हैं, इन्हें सबसे लास्ट में मिलता है। सबसे पहले हम 12% जो फिक्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इनका कहना है कि मेरे को तो 12% चाहिए जो हमारा और आपका एग्रीमेंट था, बस मुझे उतना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। बैंक वालों को भी आपके बिजनेस से लेना देना नहीं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि भैया हमारा आपका एग्रीमेंट था 10% का, मुझे 10% ब्याज दे दो, बात खत्म।
तो सुनो बेटा, सपोज करिए अगर आपने कहा कि सर जी इक्विटी की कॉस्ट 5% आ गई, प्रेफरेंस की कॉस्ट पहले से ही पता है, बैंक लोन की कॉस्ट पहले से ही पता है, सर ये पता तो चल गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, चैप्टर समाप्त हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं यहां आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको यहां पर एवरेज कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। एवरेज, एक कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है। जैसे अगर आप ये कहो, रिलायंस कंपनी मान लीजिए बेटा ये बोले कि मेरी इक्विटी की कॉस्ट लगभग 5 to 7% आती है, प्रेफरेंस की 12% आती है, बैंक लोन की 10% आती है। अब हमें तो यार ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉस्ट आती कितनी है। कह रहे हैं 5%, फिर कह रहे हैं 12%, फिर कह रहे हैं कुछ के ऊपर 10%। यार क्लियर नहीं हो रहा है कितनी आ रही। तो आपने कहा कि सर जी इसका एवरेज कर लो सर। एवरेज जैसे मेरे बच्चे, जैसे आपका जब 10th का या 12th का रिजल्ट निकलता है, अगर मैंने पूछा बेटा रिजल्ट कैसा रहा, आपने बताया सर मेरे अकाउंट्स में 80% मार्क्स हैं, मेरे इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं, ठीक है, मेरे हिस्ट्री में 65% मार्क्स हैं, मेरे मैथ्स में सपोज करिए 94% मार्क्स हैं। यार मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई, तुम कह क्या रहे हो, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो मैं फिर ये कहता हूँ ना बेटा, मतलब ये बताओ ना कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी। तो आप सबको मिक्स करके फिर उसका क्या लेते हो, एवरेज। और एवरेज लेकर के फिर आप मेरे को बताते हो सर जी मेरे 86% मार्क्स आए हैं। फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा कैसा है, स्मार्ट बच्चा है, इसके अच्छे मार्क्स आए हैं। आप मुझे एवरेज करके बताते हो। तो मुझे भी बेटा यहां पर एवरेज चाहिए। एक कंपनी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैपिटल यूज कर रही है और हर प्रकार की कैपिटल पर अलग अलग प्रकार के खर्चे कर रही है, तो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो आपने कहा सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, एवरेज ही तो लेना है, अभी एवरेज कर देते हैं। देखिए सर 5% प्लस 12% प्लस 10%, ये हो गया 27, और ये 3 आइटम है, डिवाइड बाई 3। सर जी ओवरऑल 9% की कॉस्ट आ गई। देखना बेटा ये मैंने टोटल किया 27 डिवाइड बाई 3, 3 आइटम है, ये ओवरऑल 9% आ गया। बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन मेरे बेटे हम डिस्कस तो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। अरे सर अब क्या डिफरेंस है बेटे, मैं यहां पर एवरेज नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, WAC एग्जाम में यही आता है। चैप्टर बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पूरे चैप्टर में क्वेश्चन यही आता है, कैलकुलेट WACC ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। आपने कहा सर जी WACC क्या है, सर इसको तो पहले बताओ, एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा बेटा इसका मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पर जो हमने ये बेटा जो 9% कैलकुलेट किया, ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन मेरे को तो वेटेड चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कैलकुलेट करने में हल्का सा मुझे डिफरेंट तरीके से चलना पड़ेगा, जो थोड़ा देर में आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा चलो, अब मैं हल्का सा ट्रैक चेंज करता हूं बेटा, ट्रैक चेंज करता हूं, बड़े प्यार से सुनना बात को। मान लीजिए मेरे बेटे ये कंपनी, रिलायंस कंपनी का ये डाटा गिवन है, और रिलायंस कंपनी का ये जो डाटा गिवन है बेटा, ये सपोज करिए मेरे बच्चे, ये डाटा गिवन है रिलायंस कंपनी का 2012 का, 2012 का। और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हम लोग एक एज ए इन्वेस्टर के रूप में, बड़े ध्यान से सुनो, एज ए इन्वेस्टर के रूप में रिलायंस कंपनी में जाते हैं
और कब जाते हैं बेटा? हम जाते हैं 2020 में। और रिलायंस कंपनी से जाकर के हमने बोला आप अपनी कॉस्ट के बारे में मुझे बताइए, आपकी कॉस्ट कितनी है, कैपिटल की कॉस्ट कितनी आती है। तो रिलायंस कंपनी ने बेटा जो 2012 में जो इक्विटी शेयर इशू किए थे, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, 10% के रेट से बैंक लोन लिया था, या डिवेंचर इशू किए थे बेटा, डिवेंचर इशू किए थे। एक काम करता हूं बेटा, मैं यहाँ से बैंक लोन हटा करके मैं यहाँ डिवेंचर लिख देता हूँ, क्योंकि डिवेंचर अगर मैं लिखूंगा ना तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा बनेगा और आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बेटा डिवेंचर लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ डिवेंचर, डिवेंचर। अब सुनो बेटे, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं 12% वाले, डिवेंचर हैं 10% वाले, इक्विटी से तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि इक्विटी का रेट समय के हिसाब से थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। जैसा प्रॉफिट होगा वैसा डिविडेंड दे देंगे, कम प्रॉफिट होगा कम दे देंगे। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, ये बात बहुत खास है बेटे, ध्यान से सुनना, कि 2012 में 2012 में ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए थे जिनकी कॉस्ट 12% उस जमाने में आती थी, उस जमाने में आती थी। डिवेंचर इशू किए गए थे 10% के रेट वाले, 10% के रेट वाले, कि मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा, रिलायंस कंपनी ने यह प्रॉमिस किया था। ठीक है जी, अगर बेटा मैं आज 2020 में WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने जाऊं तो बेटा WACC तो बाद में कैलकुलेट होगी, सबसे पहले 2020 में कंपनी की कॉस्ट का रेट क्या चल रहा है, मेरे को ये नया वाला रेट निकालना पड़ेगा। आपने कहा सर रेट, कैसा रेट? अरे सर जी रेट दिया हुआ तो है। मैंने कहा बेटा वो तो रेट 2012 का है, 2020 का रेट चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं आज कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को आज का रेट चाहिए। आपने कहा सर एक बात बताओ, आज का रेट क्यों चाहिए? तो ध्यान से सुनना बेटा, बड़े बड़े 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनो। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मेरे बच्चे, सपोज करिए कि आपकी घर में एक आपकी सिस्टर हैं, पापा जी अपनी बेटी की किसी घर में किसी अच्छे परिवार में मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं। कहीं रिश्तेदारी से पता चला कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार वाले अच्छे हैं, पापा जी पहुंच गए बात करने। अब बात करने पहुंच गए, ध्यान से सुनना, इसी पे 2 एग्जाम्पल दूंगा। पापा जी पहुंच गए उनसे बात करने, अब पता चला बेटा कि वो फैमिली बड़ी नॉर्मल है, ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, बस अपनी नॉर्मल रोटी दाल खाते हैं। लेकिन उन लड़के वालों ने आपके फादर को कहानी सुनानी चालू की। उन्होंने कहा देखो हम कानपुर शहर में रहते हैं, हमारे जो दादे परदादे थे उनके पास आज से 100 साल पहले 400, 500, 600 बीघा जमीन थी। पूरे कानपुर शहर की आधी जो दुकानें हैं, शॉप हैं, वो हमारी हुआ करती थीं। हमारे जो दादाजी थे वो कानपुर शहर के जज हुआ करते थे। तो पापा जी ने बीच में उनको रोका और उनसे कहा कि अरे भाई साहब, आप कहाँ पुराने जमाने की बातें कर रहे हो? आप पुराने जमाने में कितने रईस थे इस बात से यार क्या लेना देना है? अरे आज बताओ ना कि तुम्हारी औकात क्या है, आज की पोजीशन बताओ कि तो कितनी तुम्हारे पास लैंड है, शॉप हैं, बिल्डिंग्स हैं, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, आज बताओ ना। तो आज हम एक बेटी को किसी घर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले जो उस घर का वैल्यूएशन होगा, उनका जो वैल्यूएशन किया जाएगा तो वो आज को देख के किया जाएगा ना। पुराने जमाने में क्या था, इससे क्या मतलब है? फिर से सुनो,
सपोज करो बेटा आज वो फैमिली में कहता हूं बहुत ज्यादा पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली है, अमीर लोग हैं। अब पता चला कि जब हम वहां रिश्ता करने जा रहे हैं तो बड़े सारे लोग होते हैं जो रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। तो किसी ने पापा जी के कान में आकर के बोला, अरे किनके यहाँ जा रहे हो तुम? ये लोग पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, गरीब, मांग मांग के खाते थे, रिश्तेदारों से कर्जा लेके आते थे आज से 50 साल पहले। अरे तो लाते होंगे यार 50 साल पहले किसी के यहाँ से कर्जा, लेकिन उनके घर के बच्चों ने बाद में अच्छी एजुकेशन ली, बढ़िया पढ़ाई की, अच्छी जॉब लगी, धीरे 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 वो फैमिली इतनी सक्सेस हो गई कि आज उनका रईसों में नाम है। तो बेटा पुराने जमाने में वो लोग गरीब थे, इससे मेरे को क्या मतलब है यार? मैं उनका वैल्यूएशन करूंगा आज को देख के, आज को देख के। तो अब आ जाओ टॉपिक पे। मैं रिलायंस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो रिलायंस कंपनी की कॉस्ट के जो रेट दिए हैं बेटा, यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये रेट कब के हैं? 2012 के। और मैं कब जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट करने? 2020 में। तो मैं तो 2020 की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, कि कंपनी की आज पोजीशन क्या है, आज पोजीशन क्या है। अरे पुराने टाइम क्या पोजीशन थी उससे क्या मतलब है। लेकिन एक बात सुनना बेटा, आप में से कोई बच्चा ये कहेगा, क्योंकि आपने अकाउंट पढ़ा है, आप कहोगे सर अरे जो पुराने रेट थे, अरे वही रेट तो आज रहेंगे, रेट चेंज थोड़ी हो जाता है सर। जो 12% है वो 12 ही तो रहेगा, जो 10% है वो 10 ही तो रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली वो ही रहेगा, लेकिन रेट तो वो ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट का, खर्चे का जो लोड है, जो बर्डन है, वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता रहता है समय के मुताबिक। यही तो मेरे को आपको सिखाना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने वाले कोई और होते हैं, खाने वाले तो मुंह के अंदर होते हैं। तो बेटा ये तो हाथी के दांत हैं जो आप देख रहे हो, 12%, 10% किसी जमाने वाले, लेकिन यार इनके अंदर का मैटर चेंज हो चुका है। कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट घट भी सकती है। कैसे बढ़ सकती, कैसे घट सकती, बेटा यही सीखना है, यही सीखना है। तो मैं पुराने टाइम के रेट को बेस बना करके कंपनी की आज की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, आज की कॉस्ट, कि कॉस्ट का रेट इक्विटी का क्या चल रहा है, प्रेफरेंस का क्या चल रहा है, डिवेंचर का क्या चल रहा है, बैंक लोन का क्या चल रहा है, ये नए रेट कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट होगा बेटा एग्जाम में, वर्किंग नोट का, जैसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा सीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब मेरे प्यारे बच्चे ये वर्किंग नोट बन के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं एक बढ़िया सी टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में डाल करके इनको मिक्स करूंगा, मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट निकल के बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी देखना बाकी है, जो आएगा आपके सामने। लेकिन सबसे पहले तो बेटा मैं ये समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, मतलब अभी थोड़ा सा ही समझ में आएगा, जब मैं इसके फॉर्मूले आपके सामने रखूंगा तब आप ये देखोगे कि अरे रेट तो अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन रेट सिखाने से पहले, फॉर्मूले बताने से पहले, हल्का सा एक एग्जांपल दूंगा कि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि यार जो 12% का रेट 2012 का है, 2020 में भी कंपनी की बैलेंस शीट में रेट तो वही 12% लिखा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कॉस्ट का जो बर्डन है वो 12% नहीं आ रहा, वो थोड़ा कम आ रहा है या थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। कैसे? एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो बेटा, बड़े ध्यान से सुनना एग्जांपल। जैसे मेरे बेटे ये देखो, ये हैं एक मिस्टर मोहन, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, मिस्टर मोहन, ये हैं फादर, ये फादर हैं। ये किसके फादर हैं?
जाहिर सी बात है यार, अपने बेटे रोहन के फादर हैं, रोहन के फादर हैं। ये जो रोहन है ना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ये रोहन सपोज करिए, ये बेटा 2001 में, ये 2001 में बॉर्न हुआ था। अब सीधी सी बात है, पापा जी कौन है? कंपनी, और ये हमारी कैपिटल है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं। तो जब ये 2001 में रोहन घर में पैदा हुआ, घर में आया एक छोटा बच्चा, तो पापा जी के ऊपर बड़ी सारी कॉस्ट थी बेटा। बच्चे का लालन पालन, खिलाना पिलाना, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल का खर्चा, रिक्शे का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा। देखो पापा जी के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही इस बच्चे के ऊपर। अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता, और बेटा 2025 आ गया। यूं मान लो बेटा 2025 आ गया। 2025 तक जाते जाते ये बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके बड़ा समझदार हो गया, सक्सेस हो गया। 40,000 की ये जॉब करने लगा, 40,000 पर मंथ की ये जॉब करने लगा बेटा। अब आज इन पापा जी से पूछो, मिस्टर मोहन से आज पूछिए आप कि आप ये बताओ कि बेटे के मामले में आपके क्या खर्चे हैं, क्या कॉस्ट है? क्या वही कॉस्ट आ रही है जो 2001 में, 2 में, 3 में आया करती थी? देखो बेटा वही है। तो पापा जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आज मेरे बेटे के मामले में कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, बेटा मेरा बड़ा अच्छा निकला, बेटे की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, बेटे की वैल्यू बढ़ गई तो खर्चे रिड्यूस हो गए। आज तो वो पापा जी को सपोर्ट और कर रहा है, कुछ पैसे दे रहा है घर चलाने के लिए। देखो यहां पर मेरी कॉस्ट कम हो गई। अब फिर चेंज करता हूं, फिर चेंज करता हूं। सपोज करो बेटा, यही बेटा 2001 से लेकर के 2025 तक पहुंचा। चांस की बात, इसने पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाई लिखाई की, बस मन ही नहीं लगा पढ़ने में। अब रोहन की पता चला 2025 में जाकर के मैरिज और हो गई, मैरिज और हो गई, पता चला एक रीटा नाम की एक लड़की से शादी हो गई, और फटाफट 1 2 3 4, मतलब 2-3 चुन्नू, 2-3 मुन्नी घर में पैदा हो गई। अब इसकी यार कमाई धमाई तो बेटे इसकी है नहीं बिल्कुल। रोहन भी परेशान, इधर फादर भी परेशान। अब तो पता चल रहा कि फादर को इसका घर परिवार और चलाना पड़ रहा है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे, कि जो इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि अपना खर्चा निकालें। तो पता चला कि बूढ़े फादर को इसका खर्चा और उठाना पड़ रहा है। आज इस फादर से पूछो कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे अरे जब ये छोटा था तब तो भले मेरे खर्चे कम होते थे, अब आज तो बस इसके घर परिवार को और चलाना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर फादर की कॉस्ट क्या हो रही, बढ़ रही है। जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अच्छा लड़का था, उसकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, तो कॉस्ट क्या हो गई थी? कॉस्ट कम हो गई थी। तो ठीक इसी प्रकार से बेटा, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि रिलायंस कंपनी के जो शेयर हैं, कौन से? 2012 वाले, 2020 तक पहुंचते पहुंचते अगर मार्केट में कंपनी सक्सेस हो गई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और अगर मार्केट में कंपनी थोड़ी डाउन हो गई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी ये सब देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो फिलहाल में आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो बेटा, ऐसे याद कर सकते हो। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं। अच्छा थोड़ा नीचे चल के बताते हैं बेटा। देखो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि, ध्यान से देखना बच्चे, प्राइस पर शेयर, ठीक है बेटा, प्राइस पर शेयर। अगर कंपनी का प्राइस पर शेयर मार्केट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है मतलब कंपनी अच्छा काम करे, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमाए, कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाए, तब तो आप जानते हो 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में थोड़ी मिलेगा। 100 रुपए वाला शेयर
10%, 20% प्रीमियम पर इशू होगा। 100 रुपीज़ वाला शेयर 400 रुपीज़ में मिल रहा है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो गई। तो बेटा प्राइस पर शेयर अगर मार्केट में इंक्रीज होता है कंपनी का, तो बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मेरे बेटे प्राइस पर शेयर अगर डिक्रीज हो जाए, तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल खर्चे का बर्डन बढ़ता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनमें एक रिवर्स रिलेशन है कि अगर प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगी, और अगर प्राइस पर शेयर डाउन होगा तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। ये सिर्फ अभी सुनने की बात है, आगे जब मैं फॉर्मूला आपके सामने लेकर के रखूंगा तब आप ये देखेंगे कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि धीरे धीरे कॉस्ट इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही। तो आपने बस केवल एक बात सीखी मेरे बेटे, ध्यान से सुनना, कि हम एक कंपनी में सपोज करो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले यार ये तो देखेंगे कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है। कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, इसको कंपनी यूज कर रही है, उस पर कंपनी क्या रिटर्न दे रही है। पता चला कि कंपनी खर्चे में इतनी दबी हुई है, कंपनी की कॉस्ट इतनी बढ़ी हुई है कि कंपनी उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है, तो कंपनी धीरे धीरे डाउन जा रही है, यार मैं इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर पता चला कंपनी के पास अच्छी अर्निंग है, खर्चे कम हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल बैलेंस है या थोड़ी कम है, तो अच्छी पोजीशन है, तो मैं इस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल सोचूंगा। तो इस वजह से बेटा पढ़ा जाता है ये चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मेरे बेटे बड़े ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में आप यही देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी होती है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन। बेटा देखो तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे आपको फॉर्मूले आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपको दिखा दूं, इंटरेस्टिंग है। देखो ये अपना चैप्टर है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये ध्यान से देखना बेटा कि जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही सक्सेसफुल मैन की, ठीक है, पिक वगैरह दिखा रहा हूँ। देखो जैसे बेटा ये है हमारे पास, ध्यान से देखो अभी ओपन हो रहा है, देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है बेटा, आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स, यानी रतन टाटा जी की बात हो रही है। तो यानी कि एक समझदार बिजनेसमैन टाइम टाइम पर अपने फाइनेंस मैनेजर के साथ बैठ करके मीटिंग्स करता है, इस बात पर दिमाग लगाता है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज तो नहीं हो रही है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो यार इसको किसी तरह से कंट्रोल करो भाई, कुछ भी करो। अगर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही तो कंट्रोल कैसे करोगे? मैंने कहा बेटा सिंपल सी बात है, वैसे तो बड़े सारे फंडे हैं,
लेकिन हाँ, आपने जहाँ से जो पुराने महंगे महंगे रेट के जो लोन ले रखे हैं, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, उनकी पेमेंट करो, उन्हें ख़त्म करो, और कहीं ऐसी जुगाड़ लगाओ कि आज थोड़ा सस्ते रेट में आपको बैंक लोन मिल जाए, शायद थोड़े सस्ते रेट के डिवेंचर इशू हो जाएं। समय के मुताबिक मार्केट चेंज होती रहती है। तो कई बार होता है कि जैसे आप देखते हो कि पहले कभी बैंक लोन बहुत महंगा हुआ करता था, फिर सरकार नई नई पॉलिसी लेकर के आती है, बैंक लोन थोड़ा सस्ता कर दिया। आप कोई महंगा वाला लेकर के बैठे हैं, अरे तो सस्ते वाले के यहाँ से अरेंज करो, महंगे वाले की पेमेंट करो, फिनिश कर दो। तो कुल मिलाकर के अगर आप ऐसा करेंगे बेटे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी बेटे, रिड्यूस होगी। अब जरा बच्चे यहाँ पर जो है एक दूसरा पॉइंट देखो। तो जैसे जब आपने टाटा मोटर्स की अगर बात की बेटा, ठीक है, तो टाटा मोटर्स में जो आपने ये देखा कि लोग अच्छे फाइनेंसिंग प्लान लेकर के चल रहे हैं, अच्छे फाइनेंसिंग प्लान लेकर के चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी रहेगी, रिड्यूस रहेगी। लेकिन जो लोग अपने फाइनेंसिंग प्लान को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, महंगे महंगे बैंक से लोन ले लिए, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है। तो बेटा जितनी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी, कॉमन सी बात है बेटा, उतना ही बिजनेस आपका समस्याओं में फंसता जाएगा। इनके दर्शन करिए बेटा, विजय माल्या जी, हर कोई जानता है। तो माना कि अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी जो एक फ्लाइट थी बेटा, किंग फिशर फ्लाइट के नाम से, किंग फिशर फ्लाइट के नाम से सबने सुना होगा। तो जब इन्होंने ये किंग फिशर फ्लाइट का कारोबार स्टार्ट किया, तो इन्होंने लगभग ऐसा कोई बैंक नहीं छोड़ा जहां से इन्होंने उसके लिए फंडिंग नहीं की, वहां से इन्होंने लोन नहीं लिया। और महंगा महंगा लोन बेटा, जब महंगा महंगा लोन लिया तो सीधी सी बात है उस पर ढेर सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और इतनी अर्निंग हो नहीं पाई, इतनी अर्निंग नहीं हो पाई कि ये अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मीट कर पाते। तो धीरे धीरे वो दिन आ गया बेटा, किंग फिशर फ्लाइट बंद हो गई, माल्या जी कर्जे में डूब गए, और स्थिति ये आ गई कि देश छोड़ करके भागना पड़ा, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुद्दा ये है कि एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चैप्टर बेटा आप पढ़ रहे हैं कि किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चल रही है आज की डेट में। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ बेटा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ। लेकिन फाइनली आपने अभी सिर्फ इतना सीखा बेटा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें सिंपल से दो स्टेप हैं कि जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा बेटा ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल इसी तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा, जैसे ये लिखा है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। याद रखना इक्विटी शेयर के आगे रेट नहीं दिया होगा, वो रेट हमें निकालना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर के, डिवेंचर के, बैंक लोन के रेट गिवन होंगे, लेकिन ये रेट तो यार पुराने टाइम के हैं। आज मार्केट में इक्विटी शेयर का रेट क्या चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या चल रहा है, रेट मींस प्राइस पर शेयर की बात कर रहा हूं। डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज वाला 110 पे पहुंच गया है, या 100 रुपीज वाला 90 पे आ गया है। इन बातों को बेस बना करके मेरे बेटे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करके आज के न्यू रेट हमारे सामने आ जाएंगे। जो बेटा नए रेट हमारे सामने आएंगे, उन नए रेट का यूज करूंगा, एक टेबल में मिक्स करूंगा। एक टेबल बनेगी बहुत बढ़िया सी, जो आपके आंसर का मेजर पार्ट होगी, और उसी में जाकर के लास्ट में एक आंसर आएगा मिक्स होकर के, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। तो बेटा अब बात आती है कि हम आपको जो रेट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो बेटे रेट हम किस किस के कैलकुलेट करना सिखाएंगे। रेट तो बेटे हम आपको बहुत चीज़ों के सिखाएंगे। जैसे देखो, हम आपको बेटा एक तो कैलकुलेट करना सिखाएंगे KE,
के ई का मतलब बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद बेटा मैं आपको और सिखाऊंगा मेरे बच्चे के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी मेरे बेटे दो कैटेगरी होंगी लगभग, जैसे आप जानते हैं, जरूर जानते होंगे। एक होते हैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं बेटा इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हाँ, वैसे लॉ में ये लिखा है कि अब आज की डेट में कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है जो रेडीमेबल हो ही ना, यानी इरेडीमेबल हो। बट बच्चे हम लोगों को उन बातों से, लॉ की बातों से मतलब नहीं है, हमें तो इस बात से मतलब है कि क्वेश्चन में किस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दी है। तो हमारे सामने दो कैटेगरी के शेयर आ सकते हैं एग्जाम में, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो पहले बेटा आप दोनों के फॉर्मूले अलग अलग अप्लाई करके उनकी कॉस्ट का रेट फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट का रेट 12% से बढ़कर के 15% पहुंच गया। जैसे अभी मैंने वो फादर और सन का एग्जांपल दिया था कि आफ्टर सम टाइम फादर की कॉस्ट बढ़ रही है उस बेटे के ऊपर या कॉस्ट घट रही है। ठीक इसी प्रकार से कंपनी की कॉस्ट इन शेयर के ऊपर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगी। बट वो कैलकुलेट कैसे होगी, ये हम एक फॉर्मूले के हिसाब से देख करके चलेंगे, एक फॉर्मूले के हिसाब से। इसके बाद बेटा फिर आप पढ़ेंगे केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो बेटा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में भी दो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, एक रहेगा रेडीमेबल डिवेंचर, एक रहेगा इरेडीमेबल डिवेंचर। और हाँ, फिर इसमें थोड़ा सा टैक्स का कैलकुलेशन भी आएगा जो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे तो उसी समय बेटे हम आपको ये सारी बातें बताएंगे कि टैक्स का इम्पैक्ट। हाँ, वैसे जब बात स्टार्ट हो गई तो ये समझ लो बेटा कि केई जब सीखेंगे तो नो टैक्स इफेक्ट। अगर हमारे क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया है कि टैक्स का रेट 20% है, 30% है, तो इसका बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। टैक्स का इफेक्ट इक्विटी पे नहीं आता है, टैक्स का इफेक्ट प्रेफरेंस शेयर पर भी नहीं आता है। लेकिन डिवेंचर और बैंक लोन की, केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट, और डेट में दोनों आ जाते हैं, डिवेंचर भी बैंक लोन भी। तो चाहे डिवेंचर की कैलकुलेशन हो या बैंक लोन के रेट की कैलकुलेशन हो, वहां पर टैक्स हमारा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यहां पर बेटा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स का इफेक्ट आएगा। तो अब बेटे ये आपने इस पूरे चैप्टर का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का मीनिंग समझा कि यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना इंपॉर्टेंस रखती है, जिसकी वजह से एक कंपनी सक्सेस हो जाती है और एक कंपनी डूब भी सकती है। अब मेरे बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केई, केपी, केडी, जिसमें रेडीमेबल, जिसमें इरेडीमेबल, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, हम हर प्रकार के फॉर्मूले आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सारे फॉर्मूले डिस्कस होने के बाद फिर उसके अगली वीडियो से बेटा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बेटे यहां तक इन सभी बातों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करो। जितने अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी उतना अच्छा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना पाओगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके बेटे।